इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के साथ हम लोग अभी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसी के साथ आपके एक चैप्टर का मोटा मोटा बेस क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग बेस बनाओगे, तरीके से समझोगे, तो आपके एक चैप्टर ऑलमोस्ट नियरली कंप्लीट ही हो जाएगा। वो है सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। एक तरह से आप ये बोल सकते हो, बाय वन गेट वन फ्री। अब समझना इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जैसे जिसके टी स्टॉल है, या जो किराने के व्यापारी होते हैं, जो किराने वगैरह के व्यापारी होते हैं, या फिर जो फुटकर जो होते हैं हमारे, ये उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो सुनना वापस से, मैं अगर इन सबको कट करके केवल एक ही वर्ड डाल दूं कि कोई कंफ्यूज हो, तो उससे बेटर एक वर्ड डाल दूं, जो हमारे स्मॉल डीलर्स हैं, जिनके पास नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा होते हैं। वो लोग डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। अब एक बात समझना, एक सिंपल सी बात समझना, हम हमारी बात करते हैं, बाकी सबको जान दो, हम हमारी बात करते हैं। हमारे घर पे जो अकाउंटिंग होती है, आप अपने घर पे किसी भी जगह से अपनी अकाउंटिंग उठा के देखना, वो लोग इस डबल एंट्री सिस्टम को बहुत रेयर चांसेस में फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम को बहुत रेयर चांसेस में, बहुत कम चांसेस होते हैं इसके अंदर उस चीज को फॉलो कर पाते हैं वो लोग। हमारे मेनली एक रोकड़ वही बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कैश बुक, बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे इसलिए। बाकी कैश बुक या रोकड़ बोल दो। अब उसके अंदर केवल एक तरफ आया गया चलता रहता है। वो लोग डबल एंट्री सिस्टम, हम लोग जो 11th 12th ये सब पढ़ते हैं, हमें पता है कि डबल एंट्री सिस्टम जैसी कोई चीज होती है। उन लोगों के हिसाब से ऐसी चीजें होती नहीं है। अब नंबर एक बात सोचो, एक चाय वाला है, हम लोग नॉर्मल चाय वाले नहीं, हम लोग ये लेते हैं, जैसे ब्यावर में ले लो, जामन चाय वाला है। ठीक है, समझना इस बात को, सुनना। उसकी मंथली इनकम आप कितनी एस्टिमेट करते हो, कोई गेस करेगा? इस बंदे की मंथली इनकम कितनी होगी, कोई गेस कर सकता है? एनीवन कैन? कोई एक बार गेस करके बताओ उसकी मंथली इनकम कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से? कोई गेस कर ही नहीं रहा है? पंकज जी, रौनक जी, निखिल, कोई गेस कर सकता है जामन वाले की एक महीने की इनकम कितनी होगी? 10 लाख। अपन चलो एक एवरेज लेते हैं, 1 लाख ही मान लेते हैं, बहुत सही है। चलो 1 लाख, क्या, चलो ठीक है। तो 1 लाख रुपए की उसकी मंथली इनकम है। अब सोचो, 1 लाख रुपए की इनकम है, मतलब छोटा मोटा व्यापारी तो नहीं है हम लोग। चलो 1 लाख से ज्यादा ही है, हम तो 1 लाख तो बिल्कुल नॉर्मल में ले रहे हैं, बाकी 3-4 लाख मंथली इनकम होगी उसकी। 1 लाख रुपए की उसकी इनकम है। अब वो टी स्टॉल वाला जिसकी 1 लाख रुपए की मंथली इनकम है, क्या वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता होगा क्या? कि भाई उन्होंने चाय दी, वो क्या एंट्री करता होगा कैश अकाउंट DR 2T, या फिर कैश अकाउंट, या सॉरी, जो भी आप अगर उधार में भी क्या रहे हो, तो भाई रौनक जी अकाउंट DR 2T, ऐसा कुछ करता होगा, या कॉफी?
ऐसा कुछ करता होगा क्या वो? फिर इनके दो एंट्री रात को बैठ के इसके दो इफेक्ट, रौनक जी के अकाउंट में एंट्री जाएगी, टी के अकाउंट में एंट्री जाएगी, कैश के अकाउंट में एंट्री जाएगी, टी के अकाउंट में एंट्री जाएगी, ऐसा कुछ करता होगा वो? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब अगर उस बंदे को अपना प्रॉफिट निकालना हो, इस बंदे को अपना प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेगा फिर? क्योंकि ये बंदा तो कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर ही नहीं रहा है, ये बंदा कोई भी डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस अगर इसको अपना प्रॉफिट निकालना हो तो कैसे निकालेगा? चलो, इसलिए हम लोग हमारे टॉपिक पाते हैं, हमारे पॉइंट पाते हैं, सुनना ढंग से। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट होने का मतलब हुआ कि दो सिचुएशन हो सकती है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब दो सिचुएशन हो सकते हैं अगले पास में। पहला, डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री सिस्टम। पहला, वो बंदा डबल एंट्री सिस्टम को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। और दूसरा हो सकता है सम अकाउंट्स और बुक्स और डेटा हैज बीन लॉस्ट। कुछ अकाउंट या कुछ बुक्स या कुछ डेटा खो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों से डेटर्स की जो बुक थी, सुनना मेरी बात को है ना, डेटर्स की जो बुक थी, आपकी डेटर्स की जो बुक मेंटेन करते हो वो खो गई, नहीं मिल रही है। कैश बुक जो थी वो खो गई, सेल्स बुक नहीं मिल रही है। तो ऐसी कोई चीज है जो आपसे मिसिंग चल रही है। तो अगर इन दोनों में से कोई चीज है तो आपके क्या यूज में आएंगे? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और मेन टारगेट क्या होता है? इन दोनों से ही, इन दोनों के बेस पर उसके दो मेन, उसके दो मेन टारगेट होते हैं। क्या क्या? टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। पहला काम तो क्या होता है? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना। एंड टू कैलकुलेट प्रॉफिट। चलो, हम लोग सारी बकवास को छोड़ देते हैं, हम लोग सारी चीजों को छोड़ देते हैं, ठीक है। हम लोग हमारे बस इस पॉइंट पर जाते हैं। सबसे पहला, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है कि कोई भी बंदा या तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर उसकी कोई बुक, डेटा या अकाउंट्स मिसिंग है। मिसिंग है मतलब खो गए हैं, ऐसा कुछ भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार उसकी बुक्स ही खो गई या डेस्ट्रॉय हो गई, ऐसा नहीं। पर होता है कितनी बार और कितनी ही जगह पे कि कभी कभी कोई अकाउंट मिसिंग होता है, कोई एंट्री करना भूल जाते हैं, ऐसी कोई चीज होती ही है। तो उन सबको एट द एंड, एट द एंड आपके जब फाइनल अकाउंट बना रहे हो या फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तब उन सबको समराइज करना। ठीक है, तो अब मेन मेन बात समझना। सबसे मेन चीज है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब, हमें डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी a process of calculating profit or preparing final account of such person who has
not sufficient information। एक ऐसे बंदे का प्रॉफिट या फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना जिसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऐसे सच पर्सन्स कौन कौन से हैं? Such persons who required incomplete who have incomplete records। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? तो अपन ने पहले लिख लिया था पर्सन who does not follow double entry system and uses single entry system। ऐसे लोग जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो ही नहीं करते, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। अब ये सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है? In this method of accounting, नाम से क्लियर है? नाम से क्या क्लियर हो रहा है एक बार बताओ? इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है? हर बंदा कोई भी ट्रेडर हो, वो हर ट्रांजेक्शन की एक सिंगल एंट्री करेगा। हर ट्रांजेक्शन की एक सिंगल एंट्री का मतलब क्या सुनना? अगर कोई कैश ट्रांजेक्शन है तो वो चल जाएगा कैश बुक में, दैट्स इट, सिंपल। उसका कोई दूसरा कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो वो डेटर्स या क्रेडिटर्स के अकाउंट में उसकी कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी। वो लोग क्या करते हैं? 2-3 अकाउंट छोटे छोटे मेंटेन, जैसे कैश बुक, फिर रमेश जी का अकाउंट, सुरेश जी का अकाउंट, महेश जी का अकाउंट, इस तरह से अकाउंट, माल खरीदा ये, माल बेचा ये, इस तरह से चलता रहता है उनका। तो उसमें क्या होता है, वो हर ट्रांजेक्शन, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं, जैसे क्रेडिट सेल की, सुनना, रमेश को क्रेडिट सेल की, तो हम लोग एंट्री क्या सीखे हम लोगों ने? रमेश टू सेल्स 50 लाख की मान लेते हैं, तो एक एंट्री होगी रमेश के अकाउंट में और एक एंट्री होगी सेल्स बुक में। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये कोई एंट्री लिखते ही नहीं है, सीधा एक रमेश का अकाउंट होगा, रमेश का अकाउंट यहाँ लिख देंगे गुड सोल्ड, लेने 50 लाख, बस। अब जैसे पैसे आएंगे इससे पैसे आएंगे तो वो कैश बुक में एंट्री नहीं होगी। वो क्या करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख, बचे 30 लाख, ये इस तरह से चलता रहेगा। फिर माल बेचेंगे, इसमें जोड़ते रहेंगे। मतलब कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता है उनको, जिस तरह से। और ये चीज, चलो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बंदा क्या होगा, कोई इससे भी अलग तरीके से मेंटेन करता होगा। कोई बंदा क्या होगा, अब थोड़ा सा उसको नॉलेज है तो वो क्या करता होगा, सेल 50 लाख, जमा 20 लाख, ठीक है। फिर और सेल करेगा तो इधर लिख देगा सेल 30 लाख, फिर और पैसा है जमा 40 लाख। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो वो एक अलग ट्रांजेक्शन होते हैं
इसमें क्या होता है, अब इनकी जो दूसरी एंट्री होती है जैसे कैश बुक में, इनमें एंट्री नहीं करते, और करते भी होंगे तो किसी ट्रांजेक्शन कर दी, किसी की नहीं करी, इस तरह से चलता रहता है। तो इन दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री इज मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, हर ट्रांजेक्शन के लिए क्या होगा, एक सिंगल एंट्री की जाएगी, और उसी के बेस पर आपको सारे अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना, generally they maintain cash book. This method is majorly used by sole proprietor. This method is used by sole proprietors, जो sole proprietors होते हैं, या स्मॉल डीलर्स। ठीक है, इसके बाद में in addition to cash book, they maintains पर्सनल अकाउंट। मतलब कैश बुक के साथ साथ, मैंने बोला ना कैश बुक के साथ साथ वो क्या, रमेश का अकाउंट, सुरेश का अकाउंट, तो इन एडिशन टू कैश बुक मेंटेन क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो ये मेन मेन फीचर्स हैं। तो सुनो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम जहां पे हर ट्रांजेक्शन की केवल एक ही एंट्री की जाती है, एक से ज्यादा एंट्रीज नहीं। हो सकता है वो एंट्री कैश बुक में कर दी होगी या किसी पर्सनल अकाउंट में कर दी होगी, इस तरह से। दूसरा, कौन मेनली यूज में लेते हैं, मेनली जो मेजरली यूज में लेते हैं वो होते हैं सोल प्रोप्राइटर्स या स्मॉल डीलर्स। ठीक है, वो इसको सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। अब वो क्या करेंगे, अपने सारे ट्रांजेक्शन लेके जाएंगे अपने सीए के पास में या अपने अकाउंटेंट के पास में, उसको बोलेंगे भाई तू हमारा प्रॉफिट निकाल दे। वो सारे ट्रांजेक्शन, अपने जितने भी ट्रांजेक्शन, अपनी जितनी भी बुक्स है, वो सारे लेके जाएंगे अपने अकाउंटेंट के पास में, उसको बोलेंगे भाई तू हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे दे। और मेनली अगर आपको ध्यान हो, अकाउंटेंट की पता है मेजर नीड भी यही पे होती है। आप लोगों ने अगर ओकेजनली सुना होगा, तो एक अकाउंटेंट किसी दुकान पे हफ्ते में एक बार दो बार जाता है, सारे अकाउंट्स करके आ जाता है। सुना होगा, बेसिकली सुना होगा कि यार मैं तो हफ्ते में तो एक बार जाता हूँ, 4-5 घंटे अकाउंट्स करके आ जाता हूँ। ऐसे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, तो वो लोग यही सिंगल एंट्री करने वाले डीलर्स हैं। जो लोग डबल एंट्रीज नहीं करते हैं, तो उन लोगों के अकाउंट्स करने के लिए वो किसी बंदे को रख लेते हैं। वो जाके हफ्ते में 2 बार 3 बार या एक बार भी जाके उनके अकाउंट्स करके आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजेक्शन और नेचर ऑफ बिजनेस। समझ लो, जामन वाले के यहाँ पे भी 2 अकाउंटेंट है जो प्रॉपरली जाते हैं और हर वीक में 2 बार जाके वहाँ की अकाउंटिंग करके आ जाते हैं। और ऐसे काफी सारे, अभी अपने पाली बाजार में ले लो, जितने भी साड़ी वाले हैं, उन सबके वहां पे कोई ना कोई एक दो अकाउंटेंट रख रखे हैं। वो जाते हैं हफ्ते में एक दो बार और उनकी अकाउंटिंग करके आ जाते हैं। अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ, उनका प्रॉफिट, उनके ट्रांजेक्शन को समराइज करके प्रॉपरली सिंगल एंट्री से डबल एंट्री में करके आ जाते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं ना, देखो प्रैक्टिकली समझना कि अब ये मैंने एक अकाउंटेंट रख रखा है, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है, मैं मिस्टर पीयूष एक सोल प्रोप्राइटर हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी लिस्ट बना रखी है और उनकी फीस का देखता रहता हूँ। हाँ भाई, इसकी फीस आ गई, इसकी फीस आ गई, इसकी फीस आ गई, इसकी फीस आ गई, इस तरह से। या किसी की फीस इतनी है तो मैं लिख देता हूँ भाई फीस इतनी है, इतने जमा हो गए। मैं कोई डबल एंट्री सिस्टम तो ना फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो ना हमेशा लिखता हूँ कैश अकाउंट डीआर टू फलाना स्टूडेंट, कैश अकाउंट डीआर टू फलाना स्टूडेंट, ये सब तो लिखता हूँ मैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक अकाउंटेंट बिठा रखा है, उसको क्या बोलता हूँ भाई एट द एंड तू मेरे सारे अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन कर ले, जमा कर ले कि कैसे क्या चल रहा है।
तो वो हफ्ते में एक बार संडे को आता है 2 घंटे के लिए। संडे को एक बार आता है 2 घंटे के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, पूरे हफ्ते में जितने ट्रांजेक्शन हुए मैं उनको एक डायरी में नोट कर लेता हूँ। मैं उनको एक डायरी में नोट कर लेता हूँ कि हाँ भाई मेरे पास इस हफ्ते में ये ट्रांजेक्शन हुए, ये उसको मैं ट्रांजेक्शन की समरी पकड़ा देता हूँ। और उन 2 घंटे में उन समरी से वो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन कर जाता है। तो द पॉइंट क्या हुआ सुनना, सिंगल एंट्री का मतलब ये होता है, सिंगल एंट्री का मतलब कि आप लोग हर ट्रांजेक्शन को एक जगह पे, कोई भी एक जगह पे नोट करते जा रहे हो पूरे हफ्ते में जो जो ट्रांजेक्शन हुए। इट मे बी अ रफ पेज, प्रॉपरली अकाउंट, कुछ भी हो। उसमें आप क्या करते हो, कैश बुक और अदर पर्सनल अकाउंट मेंटेन करते हो। सेल और परचेज के अकाउंट्स आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? आपकी सेल कितनी, सुनना मेरी बात को। अब कोई पूछेगा कि यार सर पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने की जगह सेल अकाउंट मेंटेन कर ले तो कितना इजी है। वो नहीं हो सकता। अब समझना, जामन चाय वाला है, ठीक है, उसके वहां पे हम लोग ये मानते हैं क्रेडिट कस्टमर होंगे 100, और बाकी सारे कस्टमर कौन से होंगे, कैश कस्टमर होंगे कम से कम, नहीं नहीं तो भी 1000। अगर वो सेल अकाउंट मेंटेन करता है तो उसको 1100 एंट्री देनी पड़ेगी, उसको 1100 एंट्रीज देनी पड़ेगी। और वहीं पे वो बंदा क्या करता है, कैश और क्रेडिटर्स, सॉरी क्रेडिट कस्टमर्स जो है, सॉरी उसके क्रेडिट कस्टमर्स जो हैं, या मैं इसको बोल देता हूँ हमारी लैंग्वेज में डेटर्स, तो आपके कंफ्यूज नहीं होगा। डेटर्स तो उसको क्या, एक कैश बुक प्लस 100 डेटर्स के अकाउंट, कितने अकाउंट मेंटेन करने पड़े, 101 अकाउंट। 1100 अकाउंट मेंटेन करना सही है या 101? और सेल के अंदर वो कहाँ पे मैं 1000 एंट्री के बीच में इन 100 एंट्री को ढूंढता रहूंगा? आप बोलोगे नहीं सेल के अंदर तो उसको एक अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ेगा। नहीं, उसको 1100 एंट्रीज देनी पड़ेगी, और उन 1100 एंट्रीज के अंदर मैं इन 100 एंट्री को कहाँ ढूंढूंगा? एक बार मैंने क्लास में ये चीज बोली थी, तो मेरे को किसी ने बोला था कि जो क्रेडिट कैश कस्टमर्स हैं उनके ब्लू पेन से कर लेवे, और जो डेटर्स हैं उनके रेड पेन से लिख देगा, इजी पड़ेगा, और एक सेल अकाउंट ही मेंटेन करना पड़ेगा। पर ये चीज बोलने में ही इजी लगती है। मैं भी पढ़ा हूँ, मैं दिमाग में था कि मैं ये चीज इसी पेन से लिखूंगा, अब यहाँ पढ़ाते टाइम मेरे से ये सो ही नहीं पा रहा है। ये सब कुछ बोलने में इजी लगता है। तो इन दैट केस ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये नॉर्मल उनकी रेगुलर एक्टिविटी में होता है। तो सिंपल एंड स्वीट अगर मैं ये बोलूँ तो भाई सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हर ट्रांजेक्शन की एक एंट्री की जाती है। इसमें एक तो कैश बुक और एक पर्सनल अकाउंट मेंटेन होता है, और ये मेजरली यूज में आता है सोल प्रोप्राइटर से, जिनकी डेली जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक पर्सन तो ये हो गया। दूसरा पर्सन कौन होगा? दूसरा पर्सन वो होता है पर्सन whose accounts books data has been lost। ऐसा पर्सन जिसका डेटा लॉस्ट हो गया हो, ठीक है, लॉस्ट, destroyed, missing, और having incomplete information। तो ये दो पर्सन है, और इन्हीं दो पर्सन के बेस पर दो मेथड है इसकी। इन्हीं दो पर्सन के बेस पर इनकी दो मेथड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरी कन्वर्जन मेथड। दो मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरी है कन्वर्जन मेथड। बस ये दो मेथड है केवल। तो चलो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सुनो, अब तक जो हुआ मैं उसको एक बार समराइज करके समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ हो गया और दिमाग में एक भी बात नहीं होगी शायद। देखो सुनना, आप ध्यान से ढंग से समझना, एक बार दिमाग में इस टॉपिक को समराइज कर लो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो देखो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपका कोई भी डेटा या तो मिसिंग है, सुनना मेरी बात को ना अच्छे से। देखो, इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर नहीं है, या तो आपने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रखे हैं, या कोई अकाउंट मिसिंग है, खो गया है, डेटा नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ। तो वहां पे क्या रोल आता है, वहां पे किसका रोल आता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। अब इतनी सारी चीजों को इस चैप्टर में दो समरी में डाल दिया, दो टॉपिक में। पहला, एक कुछ ऐसे बंदे हैं जो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो हमारा अकाउंटिंग रूल है कि हर ट्रांजेक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, वो उस चीज को फॉलो करते ही नहीं है। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात हुई, कुछ अकाउंट्स, बुक्स या डेटा खो गया है, मिसिंग है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, ऐसी कोई सिचुएशन है, कंप्लीट नहीं कुछ, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आपको फाइनल अकाउंट बनाने हैं, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मतलब आपका डेटा प्रॉपर नहीं है। तो हमने ये सब डेफिनेशन वगैरह लिखा, तो कुल मिला के द बॉटम लाइन इज, आपके पास सफिशिएंट डेटा नहीं है टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट और टू प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स। तो इन सच केस हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इस टॉपिक की हेल्प लेके, या इस सिस्टम की या इस मेथड की हेल्प लेके हमारा प्रॉफिट डिटरमाइन करना चाहते हैं। कोई भी बंदा, आज मैं भी हूँ, तो मेरा टारगेट ये होता है कि मैं अपना प्रॉफिट आइडेंटिफाई करूँ। अब आप लोग, किसी को क्या लगता है ये तो फीस आई, सारा पैसा आ गया, ऐसा नहीं होता ना। देखो, फीस आई, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स, प्लस प्लस डेप्रिसिएशन, वाइट बोर्ड, इंक, ये सब खर्चे भी तो होते हैं, ठीक है। ये सब खर्चे निकाल के मैंने कितना कमाया होगा, तो वो सब भी तो जाएगा ना। तो मैं ये बोलूँ कि मैं बिजली बिल मेरे पास पड़ा है, बिजली बिल मैंने देख लिए रख दिए, उसकी अकाउंटिंग थोड़ी ना करी होगी मैंने। पानी के बिल आए, मैंने लेके रख दिए, अकाउंटिंग में पेमेंट करा, बिल रख दिए। फिर क्या होगा, मैं फर्नीचर की वैल्यू मुझे पता है, मेरे यहाँ पे इतना फर्नीचर पड़ा है, हर साल इंक की कितनी बॉटल सही, मैंने इंक की बॉटल लाता गया और देखता लिखता गया। फाइनली स्टूडेंट्स की फीस सही, मैंने वो भी लिखता गया, एक कॉपी के अंदर फीस आते गए, वो लिखता गया। मैं कोई अकाउंट मेंटेन नहीं करा ना, तो मुझे प्रॉफिट निकालना है। अब मैं एज ए टीचर हूँ, खुद निकाल सकता हूँ, या मैं किसी अकाउंटेंट को बोलूंगा, यार लो भाई, मेरे पास ये स्टूडेंट की फीस का रजिस्टर है, ये मेरे साल भर की बिजली के बिल है, ये पानी के बिल है, इतने रुपए का मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, इतनी मेरे इंक की बॉटल सही है, ये मेरी चीजें हैं, तो मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। देखो, ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी अकाउंटेंट को हायर करूँ, मैं खुद भी फाइंड आउट कर सकता हूँ और अकाउंटेंट भी रख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज, ठीक है। अब इस वर्ड्स को मत पकड़े बैठे ना, अकाउंटेंट ही रखना है। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो रिकॉर्ड्स है वो कंप्लीट नहीं माने जाएंगे। कंप्लीट क्यों नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मैंने मेंटेन नहीं करा है। तो इसलिए दो मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरा कन्वर्जन मेथड। तो पहली मेथड ली हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, अब ये क्या होता है, वन काइंड ऑफ बैलेंस शीट। ये एक तरह की बैलेंस शीट ही है। अब आप बोलोगे बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में फर्क क्या होता है, तो समझ लो। मेंटेन्स कंप्लीट रिकॉर्ड और फॉलो दो तरह के लोग होंगे, एक जो कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और दूसरा जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब इनमें फर्क क्या होगा, जो लोग कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं
कैन यूज वर्ड बैलेंस शीट। जो लोग अपने कंप्लीट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं, वही लोग केवल वही लोग बैलेंस शीट वर्ड को यूज में ले सकते हैं। और जो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं कैन यूज वर्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। दोनों का मीनिंग सेम होता है, बैलेंस शीट बोलो या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, बात एक ही है, पर यूज में लेने वाली बात है। जो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं वो अपना जो समरी होगी, जो उनकी बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस की लास्ट पोजीशन को शो करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपके बिजनेस की पोजीशन को शो करता है। तो ये दोनों ही, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, दोनों ही बिजनेस की पोजीशन को शो करते हैं। बट जो सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है वो उस जो आपकी पोजीशन है उस पर वर्ड क्या यूज में ले लेते हैं, बैलेंस शीट। और जो नहीं कर रहा है वो क्या वर्ड यूज में लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओके, तो देखो अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जो आपके अकाउंट्स की शायद सबसे पहली चीज थी, जो अकाउंट्स में शायद सबसे पहला प्रैक्टिकल पॉइंट आपने पढ़ा होगा, वो क्या था, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या था, कुछ याद है इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये क्या थी, ये चीज क्या थी, याद है ये चीज, इसका नाम क्या पढ़ा था आप लोगों ने, अकाउंटिंग इक्वेशन। बस ये बात जिसको ध्यान है उसके लिए बिल्कुल इजीली ये चीज टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो कल हम लोग इसकी फर्स्ट मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को कल के कल पूरा कर लेंगे, और जो बची हुई है सेकंड कन्वर्जन मेथड, और ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, यही आप लोगों के लिए एमपी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगर इसका क्वेश्चन आता है तो टुकड़े में आएगा, या तो 5 नंबर में या फिर 4 नंबर में, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का। बट अगर कन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन आता है तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और कन्वर्जन मेथड के क्वेश्चन ही आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे कहीं पे भी। अगर आप नेट पे सर्च करते हो, कहीं भी सर्च करते हो, तो कन्वर्जन मेथड ही देखने को आएगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो 2 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं, हार्डली 5 मिनट, और कितनी बार तो कैलकुलेटर सॉल्व हो जाता है। तो एक बार मैं नोट्स आपको शेयर कर दूंगा, एक बार इनका थोड़ा बेस समझना, कल से प्रैक्टिकल टॉपिक उठाएंगे हम लोग जिसमें शायद आपको प्रॉपरली इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर। नेक्स्ट क्लास हमारी 4 बजे है, तब तक के लिए आप लोग एक बार सब कुछ रिवाइज करके रखना। गुड बाय।